थे ना हम लोग। हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था? कमेंट्स। ठीक है, तो आज कलर का टॉपिक है अपना। सो कलर्स आर स्पेसिफाइड यूजिंग प्री डिफाइंड कलर नेम और वी कैन यूज आर जी वी, हैक्स, एच एस एल, आर जी बी ए और एच एस एल ए वैल्यूज़। अब ये क्या होता है? आर जी बी अभी तक हम लोगों ने यूज़ किया है? नहीं नहीं नहीं, सी एस एस एच टी एम एल में अभी तक तो नहीं किया ना? नहीं किया हमने। सो बेसिकली क्या है कि हम लोग या तो कलर का नेम चलाते हैं या फिर कलर का हेक्स कोड चलाते हैं, है ना? जैसे 000000, तो हेक्साडेसिमल वैल्यू हो गया। तो यहाँ पर इन सी एस एस अ कलर कैन बी स्पेसिफाइड बाई यूजिंग अ प्री डिफाइंड कलर नेम, जैसे कि टोमेटो, ऑरेंज, डॉजर ब्लू। यहाँ से आप मिनिमम, मीडियम सी ग्रीन, ग्रे, स्लेट ब्लू, वॉयलेट, लाइट ग्रे, तो जैसा आप लिखेंगे वैसा आपको कलर मिल जाएगा, है ना? और इसका आप आउटपुट यहाँ देख भी सकते हो। तो हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, इनलाइन सी एस एस की हेल्प से बनाया हुआ है अपना, है ना? जो आप, अच्छा अच्छा, चलें बात करेंगे सी एस एस बैकग्राउंड कलर। यू कैन सेट द बैकग्राउंड कलर फॉर एच टी एम एल एलिमेंट। तो हमने यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर डॉजर ब्लू कलर का यूज़ किया हुआ है। तो जो भी आप कलर यूज़ करेंगे, डॉजर ब्लू जैसे हमारे यहाँ पर अवेलेबल है, तो आपने ध्यान रखना है कलर के नेम में स्पेस नहीं होना चाहिए। स्मॉल में लिखिए, कैपिटल केस में लिखिए, सेंटेंस केस में लिखिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पर टोमेटो लिखा हुआ है, तुम्हारा काम कर रहा है, और आप इसका आउटपुट भी यहाँ देख सकते हो इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट का कलर। सो इसी तरह से आप टेक्स्ट में भी कलर एट्रीब्यूट लिख के यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो इनलाइन स्टाइल में। आपका कलर का भी कोड काम करेगा इस तरह से। और बॉर्डर में भी अगर आप कलर डालना चाह रहे हैं तो इस तरह से आप बॉर्डर के अंदर भी कलर डाल सकते हैं अपना। इसको हम यहाँ पर जाके सेट कर देते हैं टेक्स्ट एरिया। ले लीजिए, तो आपका आउटलाइन का कलर भी हमारा इस तरह से चेंज हो जाएगा। हमने क्या लिखा है, बॉर्डर, और वही कलर के नेम हमने यहाँ पर पास किए हुए। इसी तरह से सी एस एस की कलर वैल्यूज़ की अगर हम लोग बात करें तो क्लोज करिए। चलिए, तो आप यहाँ देखिए, एक तो होता है हम लोग कलर को नेम के साथ चला सकते हैं। आर जी बी अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, आप क्या लिखेंगे, आर जी बी और अपने कलर की वैल्यू ब्रैकेट में आपने लिखना है। तो आर जी बी जो ब्रैकेट में, इसको बोलते हैं सी एस एस में फंक्शन। तो आप आर जी बी फंक्शन में आर मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू तीनों की वैल्यू को पास करो, आपका कलर प्रोड्यूस होगा। चलो जी, सभी लोग प्रेजेंट हो गए। रश्मि, सलीम। इसी तरह से अगर आप कलर का हेक्स कोड ट्राई करना चाह रहे हो तो आप हेक्स कोड इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर हेक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि 6 आपके अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा। इस तरह से आपका आता है एच एस एल, इसको बोलते हैं ह्यूज सेचुरेशन ल्यूमेंस। ठीक है, तो 964 तुम्हारा एच एस एल कलर प्रोड्यूस होगा। अब इसी में आपको दो चीज़ें और मिलती है, एच एस एल ए और आर जी बी ए, यानी कि अल्फ़ा। यानी कि अगर हमें ट्रांसपेरेंसी को हैंडल करना है तो लास्ट वाला जो हमारा रहेगा वो ट्रांसपेरेंसी के लिए होता है। ठीक है, तो चलिए इसका आउटपुट चेक करेंगे हम लोग। तो ये देखिए, आपका यही कलर सॉलिड आ रहा है, तीनों से सेम ही कलर प्रोड्यूस हो रहा है, आर जी बी से भी, हेक्स कोड से भी और एच एस एल से भी। और वही सेम हम लोग अल्फ़ा यहाँ पर 50% एच एस एल ए और आर जी बी ए के अंदर ट्राई करके देख रहे हैं, तो हमारा
ट्रांसपेरेंसी भी कंट्रोल हो रहा है। तो CSS में जो 2 था हमारा पहला वर्जन, तो CSS में क्या होता था, ट्रांसपेरेंसी पॉसिबल नहीं था। 3 जब आया तो उसके अंदर RGBA ऐड हो गया। इसकी हेल्प से आप क्या करते हैं, इसमें ट्रांसपेरेंसी कर सकते हो। नहीं तो पहले इस तरह के ट्रांसपेरेंसी के लिए या तो हम लोग कलर ही यूज़ करते थे इतना लाइट, या फिर हम लोग क्या करते थे, इमेज यूज़ करते थे 1 पिक्सल की, उसको रिपीट करते थे। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा बैकग्राउंड में इमेज का नेचर क्या होता है, रिपीट, तो वो हमें सॉलिड कलर की तरह फील देता था, बट होता वो इमेज था। तो ये था आपका कलर। कलर के बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा नंबर 7, CSS बैकग्राउंड। तो इसका हमें टाइपोग्राफी चेंज करना पड़ेगा। तो बैकग्राउंड पर आइए, कट VS5, यहाँ पर एक कंटेनर, अब ठीक है, और ब्राउज़र में रिफ्रेश कर दीजिए। The CSS background properties are used to add background effects for elements. Elements क्या होते हैं, हमारे टैग, ठीक है। The background color property specifies the background color of an element. जैसे कि हम लोग यहाँ पर बॉडी के अंदर अपना बैकग्राउंड कलर क्या सेट करें, लाइट ब्लू। तो बॉडी इज एलिमेंट, तो डायरेक्टली मुझे कॉल कराने की जरूरत नहीं है, आपने लिख दिया, आपके बॉडी में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। सो आप ट्राई करके देखें यहाँ से, ठीक है। इसी तरह से with CSS a color is most often specified by a valid color name like red, a hex value like this, और RGB वैल्यू अगर आप अप्लाई करें तो इस तरह से। तो ये 3 मेथड है जिसकी तरह से आप कलर डाल सकते हो, या फिर जो आपके 2 प्रीफिक्स आते हैं RGBA या फिर HSL, उसकी हेल्प से भी डाल सकते हो। बट HSL बहुत रेयर यूज़ किया जाता है क्योंकि उसकी वैल्यू जल्दी से लोगों को याद होती नहीं है। तो RGB या फिर RGBA ही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो अगर आपको ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहिए तो सबसे पहला आसान क्या होता है, नाम। अब अगर हम लोग कोड की बात करते हैं इस तरह की, तो आप 216 कलर कोड चला सकते हो। नाम की बात करेंगे तो 140 डिफरेंट नेम आप चला सकते हो। और अगर ऐसे बात करोगे तो आप 16.7 मिलियंस कलर चला सकते हो। तीनों का रोल समझ में आ रहा है? यानी कि सभी के पास अपनी अपनी एक लिमिटेशन है। ये नाम से 140 कलर चलते हैं, कोड के हेल्प से 216 कलर, और RGB फंक्शन के थ्रू 16.7 मिलियंस कलर आपके काम करेंगे, ठीक है। तो आप ये नहीं सोच सकते कि भाई जो आपका हेक्स कोड का काम है वो आपका नेम कर देगा। तो नेम और जो हेक्स कोड है वो सॉलिड पर सही चल जाते हैं। नेम से ज़्यादा आपका कोड प्रोड्यूस करता है क्योंकि आपके कलर के अंदर टिंट भी होता है, ठीक है। और ये तो आपके जितने भी नंबर ऑफ पॉसिबल कलर्स होंगे सब पर चलेगा। अदर एलिमेंट्स, यू कैन सेट द बैकग्राउंड कलर फॉर एनी HTML एलिमेंट्स। Here the H1 paragraph and div elements will have different background colors. तो हमने जैसे बैकग्राउंड कलर H1 को ग्रीन दिया हुआ है, डिव को हमने लाइट ब्लू दिया हुआ है, पैराग्राफ को हमने येलो दिया हुआ है। सो जब आप इसको प्ले करेंगे तो आप देखेंगे अलग अलग कलर हमारे डिस्प्ले होंगे इस तरह से, ठीक है। तो लाइट ब्लू हमने किसको दिया, डिव को, ठीक है। तो डिव के अंदर हमने क्या डाल रखा है, पैराग्राफ और हेडिंग। तो इस वजह से आपको अंदर ये दिखाई देगा इस तरह से। नेक्स्ट बात करेंगे ओपेसिटी की। तो ओपेसिटी और ट्रांसपेरेंसी, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, तो आप वैसे पढ़ चुके हो ओपेसिटी और ट्रांसपेरेंसी। यानी कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का ओपेसिटी डाउन करते हैं 0.3, जैसे हमने यहाँ पर किया हुआ है, बंद कर दीजिए इसको, तो क्या होगा, डिव और डिव के अंदर जो लिखा होगा कंटेंट उस, या फिर इमेज भी अगर होगी, उसकी भी ओपेसिटी कम हो जाएगी आपकी। ट्राई करके देखिए, यानी कि मैटर भी लाइट हो गया और कंटेंट भी लाइट हो गया, ठीक है। 1 ओपेसिटी डिफ़ॉल्ट होता है, यानी कि 100%, 0.6 60%, 3 मतलब 30%, 1 मतलब 10%। अब when using the opacity property to add transparency to the background of an element, all of its child element inherit the same transparency. This can make the text a fully transparent element or hard to read. So transparency using RGBA. If you do not want to apply opacity to child element, like in our example above, use RGBA color value. For the following example, set the opacity for the background color and not the text. So हमने यहाँ पर क्या लिखा, बैकग्राउंड कलर RGBA ग्रीन बैकग्राउंड विथ 30% ओपेसिटी, मतलब 0.3 है ना। सो चलो चला के देखो,
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ओपेसिटी के केस में क्या हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड लाइट हो रहा है ना कि कंटेंट। ऊपर क्या हो रहा है, बैकग्राउंड और कंटेंट दोनों लाइट हो रहे हैं। सो कभी भी ध्यान रखना ट्राई करते वक्त कि अगर इमेज का आपको हैंडल करना है तो इमेज पे RGBA नहीं चलता, क्योंकि इमेज तो सॉलिड ऑब्जेक्ट हो गया ना। तो इमेज के लिए इस्तेमाल करना है ओपेसिटी, बाकी सभी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे आप RGBA, ठीक है। नहीं तो इस तरह की प्रॉब्लम आप फेस करेंगे फिर। क्लियर? तो ये था आपका बैकग्राउंड CSS में। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, नंबर 8। नंबर 8 होगा हमारा CSS में बॉर्डर। अच्छा, इसमें बैकग्राउंड के साथ हमारी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, वो भी देखो, और इसका कोड चेंज कर लेते हैं। डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉलम ओपन विद लाइव सर्वर। चलिए बैकग्राउंड इमेज की बात करेंगे। CSS में कलर भी होता है और बैकग्राउंड में इमेज भी होती है। सो द बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज एन इमेज टू यूज एज द बैकग्राउंड ऑफ एन एलिमेंट। तो आपने क्या लिखना है, बैकग्राउंड में URL, ठीक है। जैसे हमने IMG8 को इसमें कॉल किया हुआ है, तो आप जब यहाँ से इसको रन करेंगे तो आपको बैकग्राउंड इमेज दिखाई दे रहा है। अब ये इमेज क्या हो रहा है, एक पैटर्न हमने यहाँ डाला है जो कि रिपीट हो रहा है, देख रहे हैं 1 2 3, देख रहे हैं ये रिपीट, देखो तो इस तरह से रिपीट हो रहा है हमारा पैटर्न। तो द बैकग्राउंड इमेज कैन ऑल्सो बी सेट फॉर स्पेसिफिक एलिमेंट लाइक पैराग्राफ। अगर आप किसी पैराग्राफ के बैकग्राउंड पे डाल देंगे तो आपके पैराग्राफ के बैकग्राउंड में भी इमेज देखो आपको दिखाई देगा। तो बैकग्राउंड इमेज कलर की तरह कहीं भी डाला जा सकता है, जहाँ पर कलर एप्लीकेबल है वहाँ बैकग्राउंड कॉल हो जाएगा। कलर कौन सा, टेक्स्ट का कलर नहीं, बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड इमेज भी पॉसिबल है। इसके आगे आपको और प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी, जैसे रिपीटेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, मास्किंग करके डाल सकते हैं, पॉसिबल है यहाँ पर। ये देखिए, सो बाय डिफ़ॉल्ट द बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टीज रिपीट एन इमेज बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो जैसे आप यहाँ देखेंगे अपने एग्जांपल में, इसको बंद कर दीजिए, इसका काम खत्म हो गया, ये भी ओवर, ये भी ओवर। तो यहाँ पर आपने नोटिस किया कि हमारी इमेज X और Y दोनों में रिपीट हो रही है, जबकि ओरिजिनल इमेज अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो हमारी इमेज का जो साइज़ है अच्छा सर्वर से आ रहा है इसलिए खोलेगा नहीं इसको, कोई बात नहीं। तो मैं आपको ओरिजिनल साइज़ यहाँ दिखा देता हूँ इमेज का। पेपर पैटर्न दिखाई दे रहे हैं, दिस इज़ आवर ओरिजिनल साइज, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, बाय डिफ़ॉल्ट द बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टीज एन इमेज बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, यानी कि आप जो भी इमेज बाय डिफ़ॉल्ट रखते हैं वो रिपीट होगी होगी, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि आपकी इमेज का साइज़ बहुत बड़ा हो तो आपकी इमेज रिपीट होते हुए ना दिखाई दे, बट जब आप पेज को जूम इन या जूम आउट करेंगे तब आपको पता चलेगा। सो सम इमेजेस शुड बी रिपीटेड ओनली हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली और दे विल लुक स्ट्रेंज लाइक दिस। तो जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे ट्रांसपेरेंट ग्रेडियंट, और हम लोग अगर इस एग्जांपल को ओपन करते हैं तो दिखाई दे रहा है, ये पहले हॉरिजॉन्टल रिपीट हुई है, फिर वर्टिकल रिपीट हुई है नीचे इमेज। तो ये यहाँ पर हमने क्या किया होगा, एक 1 पिक्सल की इमेज रखी होगी, यहाँ पर दिखा देते हैं आपको, VS कोड दिखाई दे रहा है, 1 पिक्सल की लाइन। तो जब CSS 2 चलता था तो ग्रेडियंट डालने का फैसिलिटी नहीं था हमारे पास, और ये भी हमने इमेज से प्रोड्यूस किया। अब देखो, अगर मैं रिपीट Y बंद कर दूं तो X में अगर ये इस तरह से जाएगा तो क्या दिखाई दे रहा है, ग्रेडियंट ही है ना। तो एंड यूज़र को ये पता नहीं लगेगा कि ये ग्रेडियंट है या ये एक इमेज है। लेकिन मॉडर्न जो CSS आपका है CSS 3, उसके अंदर आपका ग्रेडियंट डालना पॉसिबल है। तो वो लेटर ऑन आएगा टॉपिक, तब समझेंगे हम लोग। तो ये है आपका इमेज। अब हमें इसका रिपीटेशन कंट्रोल करना है, तो क्या करेंगे आप इसके लिए, हमने क्या डाला यहाँ पर, रिपीट X। इसका करेक्ट एग्जाम्पल जो हमने बनाया वो क्या है, इफ़ द इमेज ऑलवेज रिपीटेड ओनली हॉरिजॉन्टली, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रिपीट X।
द बैकग्राउंड विल लुक बेटर। तो जैसे आप यहाँ जाइए, इसको रन कीजिए, अब क्या दिखाई दे रहा है, पेज में ब्लेंड हो गया अच्छे से, अब कोई जॉइंट हमें पता नहीं चल रहा है, और हमारा कलर येलो से स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे वाइट में मर्ज हो गया अपना, ठीक है। तो ये था रिपीट एक्स, यानी कि एक्स एक्सिस, एक्स मीन्स हॉरिजॉन्टल, वाई मीन्स वर्टिकल। तो आप वर्टिकल भी रिपीट कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी रिपीट कर सकते हैं, दोनों ही रिपीट पॉसिबल होते हैं। सो टू रिपीट एन इमेज वर्टिकली सेट बैकग्राउंड रिपीट वाई, अगर आपको वर्टिकल रिपीट करना है। सो एक प्रॉपर्टी आती है नो रिपीट, हम नहीं चाहते कि हमारा कोई भी जो इमेज है वो रिपीट हो। तो शोइंग द बैकग्राउंड इमेज ओनली वंस इज ऑल्सो स्पेसिफाइड बाई द बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी। क्या लिखना होता है उसके लिए में, नो रिपीट। सो आप यहाँ जाएँ, अब आप देखें पेपर वाली इमेज आपकी वन टाइम आएगी ओनली, और रिपीट नहीं होगी, ठीक है। तो रिपीट करना है तो आप यहाँ पर लिखते हैं रिपीट एक्स हॉरिजॉन्टल, रिपीट वाई फॉर वर्टिकल, और रिपीट नहीं करना है तो क्या लिखते हैं, नो रिपीट, ठीक है। सो इन द एग्जाम्पल अबव द बैकग्राउंड इमेज इज प्लेस्ड इन द सेम प्लेस एज टेक्स्ट, वी वांट टू चेंज द पोजीशन ऑफ द इमेज शो दैट इट डज नॉट डिस्टर्ब द टेक्स्ट टू मच। तो हम चाहते हैं कि इसकी जो पोजीशन है इमेज की वो डिफरेंट हो। सो हमने यहाँ पर आपकी बार एक और नई प्रॉपर्टी लगाई है, बैकग्राउंड पोजीशन, बोला है उसको राइट और टॉप, तो यानी कि इमेज है वो यहाँ आना चाहिए। तो चलिए, द CSS बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द बैकग्राउंड इमेज। सो पोजीशन द बैकग्राउंड इमेज इन द राइट टॉप कॉर्नर, और आप यहाँ देखिए इमेज का पोजीशन क्या हो गया, राइट में और टॉप में। तो ये बैकग्राउंड पोजीशन का आपको एक मिलती है प्रॉपर्टी, इसको आपने ट्राई करना है। बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो ओरिएंटेशन होता है वो होता है लेफ़्ट और टॉप, तो ये लेफ़्ट टॉप में आएगा। सो आपको सेंटर करना हो, राइट करना हो, आपको टॉप करना हो, बॉटम करना हो, कुछ भी करा सकते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बात है, बैकग्राउंड रिपीट के बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है बैकग्राउंड अटैचमेंट। चलाइए। सो ये एक नई प्रॉपर्टी बैकग्राउंड अटैचमेंट। अटैचमेंट क्या करता है, अगर आपने कोई बैकग्राउंड में इमेज रखा है और आपने उसको लिख दिया फिक्स, बाय डिफ़ॉल्ट होता है स्क्रॉल। तो मान लीजिए किसी पेज के बैकग्राउंड में अगर कोई इमेज है तो आपके पेज के साथ साथ बैकग्राउंड भी स्क्रॉल होता है। हम नहीं चाहते कि हमारा इमेज स्क्रॉल हो, वो लॉक रहे। तो हमने यहाँ पर पेपर पैटर्न के नाम से हमने यहाँ पर इमेज डाला हुआ है, और हमने अटैचमेंट को बोला है फिक्स। अब आप यहाँ से ओपन एग्जाम्पल पर जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे बैकग्राउंड इमेज अपनी जगह से नहीं हिलेगा, ठीक है। और अगर मैं ये प्रॉपर्टी यहाँ से बदल देता हूँ या मैं हटा देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, हमने इसको किया कमेंट, सेव, रिलोड कीजिए, अब आप देखिए आपके पेज के साथ में इमेज स्क्रॉल हो रहा है। तो अभी मैंने इसको राइट रखा हुआ है, आप इसको राइट ना रखें, आप इसको डिफ़ॉल्ट रख दो, इसको भी हम लोग कमेंट कर देते हैं। तो आप देखिएगा पेज के साथ साथ आपकी इमेज स्क्रॉल हो रही है। हम चाहते हैं इमेज लॉक हो जाए, तो आपने बैकग्राउंड अटैचमेंट क्या करना है, फिक्स। अब आप पेज को स्क्रॉल कीजिए, इमेज अपनी जगह पर लॉक रहेगा, इस तरह से। क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आइए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास स्पेसिफाई दैट द बैकग्राउंड इमेज शुड स्क्रॉल विद द रेस्ट ऑफ द पेज। तो आपने क्या लिख देना है, स्क्रॉल। स्क्रॉल डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी, आपको लिखने की ज़रूरत होती नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे आपका मैटर के साथ में इमेज स्क्रॉल होगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ ये अपने एग्जांपल में, और हम स्क्रॉल को बंद कर देते हैं और चेक करते हैं ऑफ करके क्या स्क्रॉल हो रहा है या नहीं। आप चेक करिए, मैटर स्क्रॉल लेवल है अपना। तो आपको स्क्रॉल लिखने की ज़रूरत होती नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रॉल इज़ अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, शॉर्ट हैंड। यानी कि जो हम लोग इतनी 4 लाइनों का कोड हमने लिखा है, हम लोग एक लाइन में ही इसको ख़त्म कर सकते हैं कोड को। देखो शॉर्ट हैंड के अंदर
चलिए, to shorten the code, it is also possible to specify all the background properties in one single property. This is called a shorthand property. So instead of writing this, ठीक है, you can use shorthand property only background, क्योंकि आप देख सकते हैं सभी के आगे क्या लिखा है background, तो मुझे इमेज, रिपीट, पोजीशन, अटैचमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ बैकग्राउंड लिख के सबको कॉल करा दो। तो जैसे यूज़ दिस शॉर्टहैंड प्रॉपर्टी टू सेट द बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज इन वन डिक्लेरेशन, हमने लिखा बैकग्राउंड, हमने बताया कलर क्या होगा, हमने बताया बैकग्राउंड में इमेज क्या होगी, हमने बताया रिपीट नहीं होगा, हमने बताया राइट और टॉप में होगा। आप जब इस एग्जांपल को चेक करेंगे देखिए कलर भी आ रहा है, राइट और टॉप में भी है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, सारे काम हो गए आपके एक ही लाइन में। तो इससे क्या होगा, ये कोड फास्ट रेंडर भी होगा और आसान भी रहेगा आपके लिए। सो आउटपुट ऑफ अवर कोड हमने चेक किया। अब क्या क्या डाल सकते हैं हम लोग बैकग्राउंड के शॉर्ट हैंड में, कलर, इमेज, रिपीट, अटैचमेंट एंड पोजीशन। हमने अटैचमेंट का यूज़ नहीं किया इसके अंदर, बाकी हमने सारी चीज़ें यूज़ की हैं इसमें। तो आप फिक्स डाल सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा स्क्रॉल रहता है। तो इस पेज में मैटर बढ़ा लेके चेक करोगे तो काम करेगा आपका। और देखते हैं और क्या प्रॉपर्टीज हमारे पास। सो इट डज नॉट मैटर इफ वन ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू इज मिसिंग एज लॉन्ग एज द अदर वंस are in this order. So note that we do not use the background attachment property in the example above as it does not have a value. So ये सीक्वेंस है, पहले क्या आता है कलर, फिर क्या होता है इमेज, फिर क्या होता है रिपीटेशन, फिर होता है अटैचमेंट, फिर होता है पोजीशन। तो जैसे कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं हमारा यहाँ पर अटैचमेंट वाला प्रॉपर्टी जो है वो पोजीशन से पहले मिसिंग है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आप चला सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पाएंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बॉर्डर। रन करेंगे वेब ब्राउजर में। चलिए, द CSS बॉर्डर प्रॉपर्टीज अलाउज यू टू स्पेसिफाई द स्टाइल, विड्थ एंड कलर ऑफ एन एलिमेंट्स बॉर्डर। सो आई हैव बॉर्डर्स ऑन ऑल साइड्स, आप देखेंगे चारों साइड से बॉर्डर है। आई हैव ए रेड बॉटम बॉर्डर, आपको सिर्फ नीचे बॉर्डर दिखाई देगा। आई हैव राउंडेड बॉर्डर, तो आपको बॉर्डर में राउंडनेस दिखाई देगा। आई हैव ए ब्लू लेफ्ट बॉर्डर, तो आपको ब्लू वाला लेफ्ट बॉर्डर दिखाई देगा यहाँ पर। तो इस तरह से हम लोग बॉर्डर को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। सो बात करते हैं बॉर्डर के कौन कौन से स्टाइल्स अवेलेबल हैं। द बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज व्हाट काइंड ऑफ बॉर्डर टू डिस्प्ले। द फॉलोइंग वैल्यूज आर अलाउड। सो सबसे पहले आपका स्टाइल आता है डॉटेड, जो कि एक डॉटेड पैटर्न बनाएगा बॉर्डर के अंदर, जैसे भी हमें सॉलिड दिखाई दे रहा है। सेकंड है डैश, ये आपका डैश बॉर्डर बनाएगा, यानी कि एक छोटा सा डैश होगा इस तरह से, फिर उतने ही गैप, उतना ही गैप होगा। फिर क्या आता है सॉलिड, जो कि हमारा इसमें ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है। फिर आता है डबल, ग्रूव, रिज, इनसेट, आउटसेट, नन, हिडन। ये हमारे पास बॉर्डर के स्टाइल्स हैं। द बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी कैन हैव फ्रॉम 1 to 4 वैल्यूज फॉर द टॉप बॉर्डर, राइट बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर एंड लेफ्ट बॉर्डर। तो जब आप कोई लिखते हैं ना बॉर्डर स्टाइल, तो वो चारों साइड के लिए काम करता है। आप अलग अलग साइड के बॉर्डर के लिए भी एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर चारों बॉर्डर अलग अलग दे सकते हो। तो क्या चेक करेंगे। सो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल्स, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कौन कौन से बॉर्डर हमारे हैं। तो पहला क्या है डॉटेड, दूसरा क्या है डैश, ये सॉलिड है, ये डबल है, आपको इसमें बॉर्डर डबल दिखाई दे रहा होगा। ये ग्रूव है, यानी कि आपको एनग्रेविंग जैसी दिखाई देगी इसके अंदर। ये रिज है, तो यहाँ पर आप देखें डार्क पॉइंट बाहर है, यहाँ पर लाइट पॉइंट बाहर है। फिर क्या इनसेट, यानी कि 2 कॉर्नर डार्क होंगे, 2 कॉर्नर लाइट होंगे। आउटसाइड में लेफ्ट और टॉप के वाले लाइट पर होंगे, राइट और बॉटम वाले डार्क साइड में होंगे। ये हमने नो बॉर्डर डाल रखा है, ये हिडन बॉर्डर है और ये मिक्स बॉर्डर है, यानी कि ऊपर डॉटेड, राइट में डैश, बॉटम में सॉलिड, लेफ्ट में डबल। तो आप सबके लिए अलग अलग प्रॉपर्टी लिख सकते हो इस तरह से। तो क्या प्रॉपर्टी लिखी हमने यहाँ पर, मिक्स वाले पर हमने लिखा है, लास्ट वाले पर बॉर्डर स्टाइल डॉटेड, डैश, सॉलिड, डबल। तो टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट चारों साइड का अलग अलग बॉर्डर में दिखाई देगा इस केस में। ये वाला, इसमें हमने बॉर्डर लेफ्ट करके डाला हुआ है और उसकी थिकनेस 10 पिक्सल डाली हुई है, दिखा देता हूँ। क्या है बॉर्डर लेफ्ट, थिकनेस 10 पिक्सल, सॉलिड ब्लू।
तो इस तरह से आपका एक साइड का बन के आएगा. सो none of the other CSS border properties will have any effect unless the border style property is set. तो बॉर्डर आपका स्टाइल जो होता है वो स्टाइल को डिफाइन करता है, बॉर्डर की विड्थ थिकनेस के लिए होता है, बॉर्डर कलर कलर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. बैक करेंगे बॉर्डर के अंदर और आपको ऑप्शन मिलेंगे जैसे कि बॉर्डर की थिकनेस. तो आइए यहाँ पर कट BS5 open with live server. चलिए. So the border width property specify the width of the four border. हमें यहाँ लिख रहे हैं demonstration of the different border width. हमने 4 पैराग्राफ बनाए और चारों को हमने P.1 2 3 4 क्लास ऑफर किया. हमने लिखा बॉर्डर स्टाइल सॉलिड रहेगा और बॉर्डर की विड्थ कितनी होगी 5 पिक्सल. तो आप नंबर या फिर कुछ इसमें वैल्यू ऐसे है जैसे थिन मीडियम थिक इस तरह से आपको बने हुए मिल जाएंगे साइज. तो थिन सबसे स्लीक लाइन बनाएगा आपकी बॉर्डर की. तो हमने यहाँ पर यूज़ किया मीडियम, यहाँ हमने लिखा 2 पिक्सल, यहाँ पर हमने लिखा है थिक. और जब आप इसका आउटपुट चेक करेंगे तो ये कुछ इस तरह का आउटपुट देगा आपको निकाल के. ठीक है. तो द बॉर्डर विड्थ प्रॉपर्टी डज नॉट वर्क इफ इट इज़ यूज्ड अलोन. ऑलवेज स्पेसिफाई द बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी टू सेट द बॉर्डर्स फर्स्ट. अगर आपने बॉर्डर स्टाइल नहीं लिखा, ओनली लिख दिया बॉर्डर विड्थ, कोई आउटपुट नहीं होगा. तो पहला स्टाइल होना ज़रूरी है. और बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर का जो कलर होगा वो ब्लैक आता है क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है इन्वर्ट मोड में काम करती है. वाइट बेस होता है और ब्लैक उसके अंदर कंटेंट होता है. तो ये आपका अलग अलग साइज़ के बॉर्डर. और यहाँ पर आप इसकी प्रॉपर्टी देख सकते हैं जैसे हमने लिखा 1 पे सॉलिड, ठीक है, डॉटेड डॉटेड डबल डबल. तो ये आपका 15 पिक्सल का बॉर्डर है. ये थिक है, ये थिन है, ये थिक है, ये मीडियम है, ये 5 पिक्सल है. इसी के हिसाब से सारे आपके स्टाइल्स यहाँ अवेलेबल हैं. नेक्स्ट स्पेसिफिक साइड विड्थ. आपको पर्टिकुलर किसी साइड की विड्थ को चेंज करना है. तो हमने यहाँ पर डिफाइन किया द बॉर्डर विड्थ प्रॉपर्टी कैन हैव फ्रॉम 1 to 4 वैल्यू फॉर द टॉप बॉर्डर, राइट बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर एंड लेफ्ट बॉर्डर. यानी कि हम चारों को अलग अलग कस्टमाइज़ कर सकते हैं. यानी कि जैसे हमने पहले देखा चारों का अलग अलग स्टाइल था, अब हम लोग चारों का अलग अलग थिकनेस भी दे सकते हैं. सो आप यहाँ देखेंगे 1 में हमने डाला है 5 पिक्सल 20 पिक्सल. तो यानी कि 2 साइड 5 पिक्सल होंगे, 2 साइड 20 पिक्सल्स होंगे. तो यहाँ पर क्या होगा, 5 पिक्सल्स कहाँ से काम करेगा, टॉप और बॉटम. 20 पिक्सल कहाँ से काम करेगा, लेफ्ट और राइट में, यानी कि दोनों साइड से. सेकंड हमने बनाया 25, तो यानी कि टॉप बॉटम से 20, लेफ्ट राइट से 5. 3 में हमने कहा 20 10 4 35, यानी कि चारों को हमने स्पेसिफाई किया है. तो चारों की विड्थ भी अलग अलग होगी. चलो ट्राई करके देखो, है ना. इस तरह से चारों की थिकनेस सबको अलग अलग दिखाई देगी. तो ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड. नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे बॉर्डर के अंदर कलर. ओपन. सो कलर अगेन यहाँ पर आप नेम, हेक्स, RGB, HSL कुछ भी चला सकते हो. सो नेम इस तरह से डिफाइन होता है, हेक्स कोड इस तरह से डिफाइन होगा. हैश लगाना ना भूलें हेक्स कोड के साथ. RGB में आपको RGB लिखना है, HSL में HSL, और लास्ट क्या होता है ट्रांसपेरेंट. सो बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज is used to set the color of the 4 borders. Note, if border color is not set, it inherit the color of the element. यानी कि जो भी एलिमेंट का बाय डिफ़ॉल्ट कलर होगा वही कलर बॉर्डर में ट्रांसफ़र हो जाएगा. मान लो आप किसी डिव के अंदर कलर डाल रहे हो रेड, और आपने बॉर्डर को कोई कलर नहीं दिया, तो बॉर्डर भी रेड हो जाएगा. अब बैकग्राउंड रेड होगा, बॉर्डर भी रेड होगा, तो पता ही नहीं चलेगा, है ना. सो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द डिफरेंट बॉर्डर कलर्स. तो यहाँ पर लोग देख रहे हैं सॉलिड मीडियम रेड, 2 वाले में डाला सॉलिड मीडियम ग्रीन, 3 वाले में डाला सॉलिड मीडियम ब्लू. रिजल्ट चेक करेंगे इसका, ठीक है.
नेक्स्ट टॉपिक पर आइए। स्पेसिफिक साइड कलर, आपको किसी पर्टिकुलर साइड का कलर चेंज करना है। द बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी कैन हैव फ्रॉम 1 to 4 वैल्यू, टॉप बॉर्डर, राइट बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर। तो ये मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ आपको टॉप, ये क्योंकि ये जो आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। अगर आपको इंडिविजुअली किसी बॉर्डर का कलर चेंज करना है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, टॉप बॉर्डर, राइट बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, ठीक है। और उसके अंदर जाके आप चेंजेस करके आएंगे। तो यहाँ आपने डिफाइन किया, ये जो हम लोग बना रहे हैं एग्जांपल कि भाई टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, चारों साइड के कलर आपके अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे क्या है, रेड होगा टॉप, ग्रीन होगा राइट, ब्लू होगा बॉटम और येलो होगा लेफ्ट। ये देखिए यहाँ पर ये येलो कलर आ रहा है आपका, दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से चारों साइड के आपके डिफरेंट डिफरेंट कलर हैं। हेक्स के साथ अगर देखें तो आपने यहाँ पर डिफाइन किया रेड कलर, और आप यहाँ देखिए आपका रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रे कलर, और इन सब के हेक्स कोड यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। फिर क्या आरजीबी वैल्यू के साथ, तो ये देखिए ये आपका आरजीबी कोड के साथ है। इसी तरह से आप चाहें तो आरजीबीए में भी देख सकते हैं इसको। ये आपका हेक्स कोड वाला एग्जांपल चल रहा है। ये एचएसएल वाला एग्जांपल है आपका, इसमें भी आपका सेम ही कलर दिखाई देगा, बस लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा। फिर आती है बॉर्डर के अंदर साइड्स। चलिए, so you have seen that is possible to specify a different border for each side. In CSS there are also properties for specifying each of borders, top, right, bottom and left. आपको जैसे टॉप का कलर चेंज मतलब टाइप स्टाइल चेंज करना तो आप लिखेंगे बॉर्डर टॉप स्टाइल डॉटेड, बॉर्डर राइट स्टाइल सॉलिड, बॉर्डर बॉटम स्टाइल डैश, बॉर्डर लेफ्ट स्टाइल डबल। देखिए चारों साइड के अलग अलग स्टाइल आ गए। इसी तरह से आप बॉर्डर टॉप कलर, ठीक है, वो आप चेंज कर सकते हो। बॉर्डर टॉप थिकनेस यानी कि विड्थ, बॉर्डर टॉप विड्थ लिखेंगे, वो भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप लिखते हैं ओनली बॉर्डर टॉप तो फिर आपका टॉप के अंदर शॉर्ट हैंड में तीनों चीज़ आ जाएंगी। सो नेक्स्ट देखिए इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हमने लिखा बॉर्डर स्टाइल डॉटेड सॉलिड डैश डबल, तो ये आपकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होगी जिसमें हम लोग एक ही लाइन में चारों को टारगेट कर सकते हैं, और ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, इफ़ द बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी हैज़ 4 वैल्यू। बॉर्डर स्टाइल में कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमने डाली है, डॉटेड सॉलिड डैश डबल, तो टॉप बॉर्डर इज डॉटेड, इस तरह से आप लिखेंगे। इफ़ द बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी हैज़ 3 वैल्यू, मान लो कि आपने 4 की जगह पर 3 वैल्यू डिफाइन किया, तो क्या होगा, टॉप बॉर्डर इज डॉटेड, राइट बॉर्डर इज सॉलिड और बॉटम बॉर्डर इज डैश, ठीक है, इस तरह से। इफ़ द बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी हैज़ 2 वैल्यू, तो टॉप एंड बॉटम बॉर्डर डॉटेड हो जाएंगे, राइट एंड लेफ्ट बॉर्डर क्या हो जाएंगे, सॉलिड। इफ बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी हैज़ 1 वैल्यू, तो चारों साइड के आपके डॉटेड ही आएंगे उस केस में, ठीक है, इस तरह से। सो एग्जाम्पल आप यहाँ देखें, हमने पैराग्राफ को डॉटेड सॉलिड डैश डबल, डॉटेड सॉलिड डैश, डॉटेड सॉलिड और ओनली डॉटेड, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके रिजल्ट किस तरह के आ रहे हैं इसमें। तो नोटिस किया आपने 3 बॉर्डर स्टाइल वाले में, टॉप में क्या है डॉटेड, नीचे क्या डैश और लेफ्ट राइट में सॉलिड। तो ये 3 स्टाइल वाला एग्जांपल है। ये 2 स्टाइल वाला है, टॉप बॉटम डॉटेड, लेफ्ट राइट सॉलिड। ये 1 बॉर्डर वाला स्टाइल है, यानी कि जिसमें चारों साइड से डॉटेड ही आएगा आपका। तो द बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी इज यूज इन द एग्जाम्पल above, however it also work with border width and border color. नेक्स्ट शॉर्ट हैंड की बात करेंगे बॉर्डर के लिए।
चलिए, like you saw in previous example, there are many properties to consider when dealing with borders. To shorten the code, it is also to specify all the individual borders properties in one property. The border property is a shorthand property for the following individual border properties. तो जैसे कि बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल एंड बॉर्डर कलर. कुछ डालो या मत डालो लेकिन स्टाइल मैंडेटरी है, तो इसलिए लिखा है क्या, रिक्वायर्ड. तो हम जैसे एक पैराग्राफ बना रहे हैं और हम चाहते हैं कि पूरे पैराग्राफ में चारों साइड से थिकनेस 5 की और बॉर्डर डबल हो और रेड आए, तो आप वन लाइन में इसको वन गो में फिनिश कर सकते हो इस तरह से. ठीक है. यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई ऑल द इंडिविजुअल बॉर्डर प्रॉपर्टीज फॉर जस्ट वन साइड. तो आप यहाँ लिखेंगे बॉर्डर लेफ्ट, लेकिन थिकनेस 6 पिक्सल की होनी चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, रेड होना चाहिए. बॉटम बॉर्डर हमने यहाँ पर डिफाइन किया, तो आपका बॉटम बॉर्डर में इस तरह से आ जाएगा. तो इस तरह से आप इंडिविजुअल किसी एक साइड की भी वन गो में लिख सकते हो. आप चारों साइड की ओनली बॉर्डर लिख के चारों साइड की वन गो में डिफाइन कर सकते हो. तो दिस इज कॉल्ड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फॉर बॉर्डर. बॉर्डर के बाद में आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है राउंडेड बॉर्डर, यानी कि बॉर्डर रेडियस. So the border radius property is used to add rounded border to an element. तो हमने यहाँ पर जैसे जाकर डिफाइन किया बॉर्डर रेडियस 5. तो जब आप इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग साइड्स के आपको बॉर्डर रेडियस दिखाई दे रहे हैं. तो ये क्या है, नॉर्मल बॉर्डर, ये है राउंड बॉर्डर, ये है राउंडर बॉर्डर और ये है राउंडेस्ट बॉर्डर. तो यहाँ पर हमने अलग अलग वैल्यू दे रखी है. बॉर्डर रेडियस 5, यहाँ पर हमने 5, यहाँ पर हमने 8 पिक्सल, यहाँ पर हमने 12 पिक्सल्स. तो जैसे आप वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये ज़्यादा राउंड होते जाएगा. नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं लेफ्ट बॉर्डर. यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई ऑल द इंडिविजुअल बॉर्डर प्रॉपर्टीज फॉर जस्ट वन साइड. तो यहाँ पर आप देखेंगे बॉर्डर लेफ्ट में लिखा है, जैसे यहाँ पर बॉटम बॉर्डर है, तो इस तरह से अपना अलग अलग जाके डिफाइन करके आ सकते हो. नेक्स्ट बॉर्डर के बाद हमें मिलता है CSS के अंदर मार्जिन का ऑप्शन. मार्जिन एंड पैडिंग एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और कोई भी डिज़ाइन जब आप बनाओगे तो बिना मार्जिन और पैडिंग के नहीं बनेगा. So margin are used to create space around element outside of any defined border. यानी कि जब भी आप मार्जिन डालेंगे तो इसमें क्लियरिटी रखिए कि वो उस एलिमेंट के बाहर लगेगा. पैडिंग डालेंगे तो उस एलिमेंट के अंदर अप्लाई होगा. So the CSS margin properties are used to create space around elements outside of any defined border. With CSS, you have full control over the margin. These are properties for setting the margin for each side on an element like top, right, bottom and left. मार्जिन के इंडिविजुअल साइड्स भी हो सकते हैं, लाइक मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम एंड मार्जिन लेफ्ट. So CSS has properties for specifying the margin for each side of an element. All the margin properties can have the following values like auto, the browser calculate the margin, ठीक है, length, specify a margin in a pixel, points and centimeter, percentage, specify a margin in percentage of the width of the containing element, inherit specifies that the margins should be inherited from the parent element. सो हमने यहाँ पर एक डिप बनाया और हमने चारों साइड से अलग अलग मार्जिन ऑफर किया है, जैसे टॉप से 100, राइट से 150, बॉटम से 100 एंड लेफ्ट से 80. तो दिखाई दे रहा है आपको, इस तरह से गैप बन रहा है. अब ये लाइव सर्वर से चल रहा है तो इसलिए नीचे की 2 लाइन आपको एक्स्ट्रा दिखाई देंगे. आपने इसको ऐसे चलाना है, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर. अब आपको सिंगल आएगा, ठीक है. तो ये देख रहे हैं लेफ्ट में, टॉप में, बॉटम में, राइट से इतना जो गैप आ रहा है ये इसी वजह से आ रहा है, जो कि हमने इस पर मार्जिन अप्लाई किया है. कैसे चेक करते हैं, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, और अब आप यहाँ देखेंगे जैसे इस एलिमेंट पर आएंगे अपना पॉइंटर लेके, दिखाई दे रहा है मार्जिन जो ऑरेंज कलर में, दिस इज मार्जिन.
मैं यहाँ से इनेबल डिसेबल भी कर सकता हूँ। तो देखो जैसे हम लोग लेफ्ट का बॉर्डर मार्जिन हटाएंगे तो देखो मैटर लेफ्ट चला गया, ये राइट है, ये टॉप है और ये बॉटम वाला है। तो बॉटम का नीचे कुछ नहीं है इसलिए पता नहीं चलेगा आपको, कुछ नीचे रखोगे तब पता चलेगा। सो मार्जिन में एक प्रॉपर्टी हमें मिलती है कोलैप्स, उस पर नज़र डालते हैं। समटाइम्स टू मार्जिन कोलैप्स इनटू अ सिंगल मार्जिन, ठीक है। सो मार्जिन कोलैप्स क्या होता है? टॉप एंड बॉटम मार्जिन ऑफ एलिमेंट्स आर समटाइम कोलैप्स्ड इनटू अ सिंगल मार्जिन दैट इज इक्वल टू द लार्जेस्ट ऑफ द टू मार्जिन्स। दिस डज नॉट हैपन ऑन लेफ्ट एंड राइट मार्जिन, ओनली टॉप एंड बॉटम मार्जिन पर ये प्रॉब्लम जनरली आता है। सो लुक एट द एग्जाम्पल डेमोस्ट्रेशन ऑफ मार्जिन कोलैप्स। हमने यहाँ पे लिखा H1 टैग, मार्जिन टॉप राइट बॉटम से कितना चाहिए 50। फिर हमने दूसरा एलिमेंट बनाया, हमने क्या लिखा, मार्जिन टॉप से 20 और लेफ्ट राइट बॉटम से क्या होना चाहिए 0। ज़रा रन एग्जाम्पल करिए, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, मार्जिन कोलैप्स होंगे हमारे। तो जैसे राइट क्लिक, जूम करिए, ये हमने प्रॉपर्टी देखो यहाँ पर डाली, ये आपका टॉप राइट बॉटम, ये क्या है टॉप। चलिए क्लिक ऑन इंस्पेक्ट, ठीक है। आप देख रहे हो मैं मार्जिन अगर हटा रहा हूँ तो मेरा एलिमेंट ऊपर नहीं जा रहा, और अगर मैं 1 वाले की बात करता हूँ और मैं नीचे वाला मार्जिन अगर यहाँ से हटाता हूँ तो आप देख रहे हो काम कर रहा है। लेकिन 2 वाले पर मेरा मार्जिन काम नहीं कर रहा है। क्या हो रहा है, 2 वाला मार्जिन मेरा 1 वाले के अंदर जा रहा है। सो इसको बोलते हैं मार्जिन कोलैप्सिंग। और ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा तब आएगी जब आप टेम्पलेट बनाना स्टार्ट करोगे। आपने मान लो एक नैप बार बनाया और आप चाहते हो कि नैप बार के नीचे जो सेक्शन आएगा उसमें गैप आए। कैसे? दिखाते हैं। अब जैसे मान लो कि आप CSS जब सीख जाओगे तो ये इस तरह से आप अपना टेम्पलेट बनाओगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे ये एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक का हो गया, हम चाहते हैं नीचे गैप बन जाए। तो जब आप ये गैप डालने जाओगे ना तो गैप आएगा नहीं, मार्जिन कोलैप्स हो जाएगा आपका उस केस में। तो इसके साथ डील करना सीखेंगे, कैसे इसके साथ डील करते हैं। सो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, पैडिंग। तो हमने कंटेनर नहीं बनाया, कंटेनर बना दो, डॉट, ये लीजिए। सो पैडिंग इज यूज टू क्रिएट स्पेस अराउंड एन एलिमेंट, ठीक है, अराउंड एलिमेंट कंटेंट इनसाइड ऑफ एनी डिफाइंड बॉर्डर। मार्जिन बॉर्डर के बाहर चलता है, पैडिंग बॉर्डर के अंदर काम करता है। अब बॉर्डर से मतलब ये नहीं कि बॉर्डर होना चाहिए तभी चलेगा, नहीं, बिना बॉर्डर के भी काम करता है, ठीक है। बस ये बॉर्डर जो है वो एक डिफरेंस क्रिएट करने के लिए कि एक बॉर्डर के बाहर है, दूसरा बॉर्डर के अंदर है। सो the CSS padding properties are used to generate space around an element contained inside of any defined border. With CSS you have full control over the padding. There are properties for setting the padding for each side of an element, top, right, bottom and left, like a margin. So padding individual sides होते हैं, like padding top, padding right, padding bottom, padding left, like a margin, है ना। So CSS has properties for specifying the padding for each side of an element. All the padding properties can have the following values like length, जिसको हम लोग स्पेसिफाई करते हैं किसमें, पिक्सल्स में, पॉइंट्स में, सेंटीमीटर में। दूसरा क्या होता है हमारे पास, परसेंटेज, पैडिंग स्पेसिफाइज द पैडिंग इन परसेंटेज ऑफ द विड्थ ऑफ द कंटेनिंग एलिमेंट। अगर बॉडी में है तो बॉडी को कैलकुलेट करेगा, डिव के अंदर है तो डिव को कैलकुलेट करेगा, राइट। इनहेरिट स्पेसिफाइज द पैडिंग शुड बी इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट एलिमेंट। सो अगर आपने बॉडी में कोई डिप बनाया तो वो बॉडी को पेरेंट मान के चलेगा अपना उस केस में।
नोट, नेगेटिव वैल्यूज आर नॉट अलाउड। नेगेटिव वैल्यू सिर्फ मार्जिन में वर्क करती हैं, पैडिंग में वर्क नहीं करती हैं आपकी। सो एग्जाम्पल, सेट डिफरेंट पैडिंग फॉर ऑल फोर साइड्स ऑफ अ डिव एलिमेंट। हमने यहाँ से टॉप से, राइट से, बॉटम से, लेफ्ट से अलग अलग पैडिंग वैल्यू बोला है। तो जब आप यहाँ चेक करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे लेफ्ट का अलग है, टॉप का अलग है, राइट का अलग है, बॉटम का अलग है। सो अगेन हम लोग इसको यहाँ से चला रहे हैं, इसलिए हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। आप इसको सर्वर से चलाइए, सॉरी बिना सर्वर के चलाइए। चलिए ट्राई करते हैं। अब देखो सिंगल टाइम आ रहा है। चलो राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप चेक करें। देखो हमने लिखा टॉप से 50 ख़त्म हुआ। ये आपका राइट से, राइट वाला आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि स्क्रीन बड़ी है, राइट में मैटर हमारा है नहीं। बॉटम और लेफ्ट, ठीक है। तो ये हमारे पैडिंग होते हैं। So if padding work property has four values like padding 25, 50, 75, 100, तो आप top padding is 25, right padding is 50, bottom padding is 75, left padding is 100। so इसका एग्जांपल हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। और पैडिंग अगर हमने तीन तरह से अप्लाई किया हुआ है तो आपका ये पैडिंग जो अप्लाई होगा राइट एंड लेफ्ट से 50 होगा और टॉप से 25 होगा और बॉटम से 75 होगा। तो यानी कि 50 वाला जो है मेरा राइट और लेफ्ट दोनों पर अप्लाई होगा। और अगर पैडिंग आपका दो वैल्यू में तो ये पहला वाला आ जाएगा टॉप बॉटम 25, लेफ्ट राइट होगा 50, देख सकते हैं आप यहाँ पर। और सिंगल होगा तो चारों साइड से वर्क करेगा आपका। तो सबके एग्जांपल देखो, तो हमने पहला वाला एग्जांपल तो देख ही लिया जो हमने यहाँ बनाया था। ये देखिए दूसरा एग्जांपल है ना, ये हो गया लेफ्ट, टॉप, राइट, बॉटम। ये आपका तीन वैल्यू के साथ है। इसका आउटपुट देखिए, है ना, ये लेफ्ट। तो राइट का आपको पता कब चलेगा, जब आप इसको छोटा करके यहाँ तक ले आओगे। अब दिखाई दे रहा है, तो लेफ्ट राइट आपका इक्वल गैप आएगा। इसी तरह से आपका दो की वैल्यू के केस में है। इसको देखिए, लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम बराबर है। तो जब मैं इसको यहाँ से स्क्रीन को छोटा करूँगा तो आप नोटिस करेंगे ये देखिए लेफ्ट राइट। और वन वैल्यू वाला आप यहाँ पर देखिए, ये आपका वन वैल्यू वाला, यानी चारों साइड से 25 का आपको मिलेगा। Example and element width. The CSS width property specifies the width of an element content area. The content area is the portion inside the padding, border and margin of an element. So if an element has a specified width, the padding added to the element will be added to the total width of the element. This is often an undesirable result. तो मान लीजिए मेरी width कितनी है 300 पिक्सल्स। अगर आपने उसमें पैडिंग डाला तो आपकी विड्थ हो जाएगी अब 350 पिक्सल, क्योंकि पैडिंग चारों साइड से अप्लाई हो रहा है। तो लेफ्ट से 25, राइट से 25 कितना हो गया, 350 हो गया ना टोटल। तो यानी कि अगर हम लोग यहाँ एग्जांपल रन करके देखें तो हमने यूपर वाला जो डिप बनाया वो 300 पिक्सल का है, लेकिन जब मैंने पैडिंग साथ में दिया तो विड्थ कितनी होगी 350 होगी इसकी। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं, एक यूनिवर्सल सेलेक्टर स्टार लगा के बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं उस चीज़ को। आगे एग्जाम्पल मिल जाएगा उसका। तो यहाँ देखिए, यूज द बॉर्डर बॉक्स प्रॉपर्टी टू कीप द विड्थ एट 300 नो मैटर द अमाउंट ऑफ पैडिंग। मुझे नहीं पता पैडिंग कितना है, आप बॉर्डर बॉक्स की प्रॉपर्टी लगा दो। अब ये डिफरेंस नहीं आएगा। देखो यहाँ भी 300 पिक्सल है, यहाँ पर देखो पैडिंग भी लग गया चारों साइड से और विड्थ मेरा 300 पिक्सल ही कंसिडर होगा। अब विड्थ एक्सपेंड नहीं होगी आपकी। तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना, बॉर्डर बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और कोई भी CSS लिखोगे सबसे पहली लाइन यही लिखनी है, ठीक है, नहीं तो पैडिंग की वैल्यू घटा घटा के परेशान हो जाओगे। नेक्स्ट, पैडिंग के बाद आपका आता है हाइट एंड विड्थ। So the CSS height and width properties are used to set the height and width of an element
अब वो कोई भी हो सकता है, इमेज हो सकता है, डिव हो सकता है, पैराग्राफ हो सकता है, किसी की भी आप हाइट विड्थ डिफाइन कर सकते हो. The CSS max width property is used to set the maximum width of an element. CSS setting width and height. The height and width property are used to set the height and width of an element. The height and width properties do not include padding, borders or margins. It sets the width या height of the areas inside the padding, border and margin of the element. CSS height and width values. आप हाइट और विड्थ को ऑटो रख सकते हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है. जैसे आपको इमेज लेकर आते तो अपने आप ही अपना साइज ले लेती है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं होती. द ब्राउज़र कैलकुलेट्स द हाइट एंड विड्थ. नेक्स्ट आता है लेंथ. डिफाइन द हाइट विड्थ इन पिक्सल एंड सेंटीमीटर. फिर आता है परसेंटेज. डिफाइन द हाइट एंड विड्थ इन परसेंटेज ऑफ द कंटेनिंग ब्लॉक. इनिशियल सेट्स द हाइट एंड विड्थ ऑफ इट्स डिफ़ॉल्ट वैल्यू. जैसे 800 बाई 600 की कोई इमेज है तो वो उतने में अपना आप कैलकुलेट हो जाएगी आपकी. एंड इनहेरिट. द हाइट एंड विड्थ विल बी इनहेरिटेड फ्रॉम इट्स पेरेंट वैल्यू. तो मान लो पेरेंट आपने रखा हुआ है कि लाइक 100% और आपने इमेज के अंदर विड्थ में जाके लिख दिया इनहेरिट, तो ऑटोमेटिकली पेरेंट की विड्थ जो होगी वो उसमें चाइल्ड में काउंट होगी. सो एग्जाम्पल देखिए, हमने डिप बनाया है, हाइट कितना है 200, विड्थ कितना है 50. तो आप यहाँ पर देखेंगे आपका जो कंटेनर बनेगा वो स्क्रीन का 50% साइज में क्रिएट हो रहा है हमारा. दूसरा एग्जांपल, सेट द हाइट एंड विड्थ ऑफ अनदर डिव कंटेंट. तो हमने यहाँ पर बोला विड्थ 500 पिक्सल्स और हाइट 100 पिक्सल्स. अब आप देखेंगे आपका ये चेंज हो गया. तो समझ आया परसेंटेज क्या करता है, जिसमें भी आप डालोगे. हमने डाला बॉडी के अंदर तो उसने बॉडी का 100% का 50% अपने आप कर लिया. नेक्स्ट, remember that the height and width properties do not include padding, border or margin. They set the height width of the area inside the padding, border and margin of the element. यानी कि पहले आएगा width, फिर आपका आएगा padding, फिर आपका आएगा border, फिर आपका आएगा margin. This is called CSS box model. Setting max width. max width पढ़ा चुके हैं ना आपको वैसे नॉर्मली. क्या होता है कि भाई इतना जाएगा, इससे बड़ा नहीं होगा, है ना. द मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट द मैक्सिमम विड्थ ऑफ एन एलिमेंट. द मैक्स विड्थ कैन बी स्पेसिफाइड इन लेंथ वैल्यूज लाइक पिक्सल, सेंटीमीटर एटसेट्रा और इन परसेंटेज ऑफ द कंटेनिंग ब्लॉक और सेट टू नोड. दिस इज डिफॉल्ट मीन्स दैट देयर इज नो मैक्सिमम विड्थ. द प्रॉब्लम विद द div above occurs when the browser window is smaller than the width of the element 500 pixels. The browser then adds a horizontal scroll bar to the page. तो यानी कि जो हमारा ये वाला पार्ट है, अगर मैं इसको रन करके आपको दिखाऊं और आप यहाँ से, अच्छा ये मोबाइल पे तो चलेगा नहीं, आप इसको मैनुअली छोटा करो तो आप देख रहे हो नीचे स्क्रॉलिंग आ गई. सो ऐसे सिनेरियो में मैक्सिमम विड्थ बड़ा फ़ायदेमंद होता है. आप बता दो इस चीज़ को. तो चलिए हम यहाँ पर सेट करेंगे. यूजिंग मैक्स विड्थ इंस्टेड ऑफ दिस instead in this situation will improve the browser handling of small devices या small windows. So tip, drag the browser windows to smaller than 500 pixels to see the difference between the two dips. तो एक छोटा हो जाएगा और एक स्क्रॉल करेगा. तो यहाँ पर so if you from some reason use both the width property and the max width property on the same element and the value of the width property is larger than the maximum width property, the max width property will be used and the width property will be ignored. So हमने यहाँ पर बनाया max width कितनी रहेगी 600 पिक्सल और हमने हाइट लिख दी यहाँ पर 100. अब आप यहाँ पर जाके चेक करिए तो 600 पिक्सल की मैक्स विड्थ डली हुई. जरा कोड में जाके देखो, हमने कोई विड्थ यूज़ नहीं किया हुआ है. हमने क्या यूज़ किया, ओनली मैक्स विड्थ. जूम आउट करेंगे और पेज को स्केल डाउन करेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है. अगर हमारा 600 पिक्सल से नीचे आ रहा है ब्राउज़र तो ये स्केल डाउन होने लग गया अपना, भी देख रहे हैं. और जब बड़ा करोगे तो 600 पिक्सल तक बड़ा होगा, उसके बाद में बड़ा होना बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो गया रिस्पॉन्सिव. तो मुझे कोई विड्थ डालने की जरूरत नहीं कि विड्थ इज़ इतना और मैक्सिमम विड्थ इज़ इतना.
आप खाली मैक्स विड्थ से ही कंट्रोल कर सकते हो, तो उससे ऊपर ऑब्जेक्ट जाएगा नहीं आपका। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं, बॉक्स मॉडल। सो ये देखिए आपका बॉक्स मॉडल है। ऑल HTML एलिमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज बॉक्सेस, चाहे वो इमेज हो, पैराग्राफ हो, हेडिंग हो, सभी में सेम ही मेथड रहता है। द CSS बॉक्स मॉडल, in CSS the term box model is used when talking about the design and layout. The CSS box model is essentially a box that wraps around every HTML element. It consists of content, padding, border and margin. The image below illustrates the box model. तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे हमारा क्या होता है, एलिमेंट। एलिमेंट के बाद में क्या होता है हमारा, पैडिंग, उसके चारों तरफ। पैडिंग के बाद क्या होता है, बॉर्डर। बॉर्डर के बाद क्या होता है, यही बताया था अभी मैंने थोड़ी देर पहले। इसी ऑर्डर में चीज़ें आपकी काम करती हैं, ठीक है। सो एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, सबसे पहले बात करेंगे कंटेंट की। द कंटेंट ऑफ द बॉक्स वेयर टेक्स्ट एंड इमेजेस अपीयर। देन होता है पैडिंग, क्लियर एन एरिया अराउंड द कंटेंट, द पैडिंग इज ट्रांसपेरेंट। फिर आता है बॉर्डर, अ बॉर्डर दैट गोज अराउंड द पैडिंग एंड कंटेंट। एंड आता है मार्जिन, क्लियर एन एरिया आउटसाइड द बॉर्डर, the margin is transparent again like a padding. The box model allows us to add a border around elements and to define space between elements. So demonstration of box model, हमने एक div बनाया है, width रखा है 300, फिर हमने border डिफाइन किया 15 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, पैडिंग डाला है हमने 50, मार्जिन डाला है हमने 20, सारी चीज़ आ गई इसके अंदर जो एक बॉक्स मॉडल में होती हैं। क्लिक ऑन रन एग्जाम्पल, अब आप डिफरेंस देख सकते हो। अब ये अगेन मेरा सर्वर से चल रहा है तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा दिखाई देगा, आपने रिवील इन फाइल एक्सप्लोर करके मैनुअली चला लेना है और यहाँ से इस एग्जांपल को क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं गैप कहाँ है बाहर, ये अपना बॉर्डर है, बॉर्डर के बीच में और मैटर के बीच में क्या है, स्पेस, और ये क्या है, कंटेंट। तो कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन, ठीक है। इस तरह से चीज़ आपकी काम करिए। और ध्यान रखना इंटरव्यू में बॉक्स मॉडल पूछा जाता है कि बॉक्स मॉडल समझा दो, तो आपने सीधे बोलना है कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन, दिस इज अ बॉक्स मॉडल। तो पूछें क्या ये बॉक्स पे ही काम करता है लाइक किसी डिव के ऊपर, नहीं, जो भी HTML एलिमेंट है सभी के ऊपर यही सीक्वेंस है। तो बॉक्स मॉडल मतलब किसी कंटेनर से नहीं होता, एलिमेंट से होता है, ठीक है। कोई भी एलिमेंट, चाहे वो पैराग्राफ हो चाहे वो हेडिंग हो, सभी के ऊपर सेम ही ऑर्डर आपका वर्क करेगा। और ये CSS बॉक्स मॉडल आप जब F12 दबाते हो ना, यहाँ पर भी आपको दिखता है, ये देखो दिखाई दे रहा है। तो कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन आ गया यहाँ पर भी। ये देखो इस डिव का है, देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये कंटेंट है, ये पैडिंग है, ये बॉर्डर है और ये मार्जिन है। सो हर एक एलिमेंट में आपको सेम ही बॉक्स मॉडल मिलेगा और आपका इंस्पेक्ट में भी ये चीज़ दिया हुआ है ना। तो मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया, कभी आपको समझाना हो कहीं पर और आपके पास इस तरह का डेमोन्स्ट्रेशन ना हो तो ऐसे करके दिखा दूँ, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं विड्थ एंड हाइट ऑफ एन एलिमेंट। In order to set the width and height of an element correctly in all browsers, you need to know how the box model works. Important. When you set the width and height properties of an element with CSS, you just set the width and height of the content area. To calculate the total width and height of an element, you must also include the padding and border. The div element will have a total width of 350 pixels and a total height of 80 pixels. ठीक है। अब आप यहाँ देखें, हमने लिखा है विड्थ कितना है 320 और हाइट कितना है 50। आपने यहाँ पर पैडिंग डाल दिया, तो मैंने आपको बताया था कि पैडिंग जब भी आप डालोगे वो विड्थ को बढ़ा देता है क्योंकि ये एड ऑन है। इसके बाद आपने क्या लिखा, बॉर्डर, तो चारों साइड से बॉर्डर भी आएगा 5 पिक्सल का, तो टोटल कितना आ गया विड्थ का 350। कैसे हुआ, दोबारा समझो। देखो
पैडिंग 10 का मतलब ये हुआ कि अगर विड्थ की बात हुई तो 10 पिक्सल का पैडिंग आपका लेफ्ट से आएगा, 10 ही पिक्सल का पैडिंग आपका राइट से होगा। तो कितना हो गया यहाँ पर 320 में 20 जोड़ देंगे तो 340। फिर हम लोग पैडिंग की बात, सॉरी बॉर्डर की बात करेंगे। बॉर्डर लेफ्ट और राइट से 5-5 हो गया 10 पिक्सल, तो टोटल कितना हो गया 350 पिक्सल्स। सो ध्यान रखिएगा कि आपका जो भी प्रॉपर्टी लगाओगे वो सब टोटल होंगी, तो इसी वजह से क्या होता है हमारी कैलकुलेशन एंड में आके बिगड़ जाती है। तो आप यहाँ देखो, द पिक्चर above is 350 pixels wide, the total width of this element is also 350 pixels, the total height of the element is at 80 pixels। तो आप यहाँ देख रहे हैं जबकि हमने बनाया कितना था 320 पिक्सल्स का, हो कितना गया 350 पिक्सल्स, बड़ा हो गया ना एरिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे here is a calculation, 320 पिक्सल्स विड्थ ऑफ कंटेंट एरिया, 20 पिक्सल्स लेफ्ट प्लस राइट, 10 पिक्सल लेफ्ट प्लस राइट, टोटल बना 350। इसी तरह से हाइट में 20 टॉप पैडिंग लेफ्ट सॉरी टॉप और बॉटम से, और 10 आपका टॉप और बॉटम से बॉर्डर, टोटल हो गया 80। द टोटल विड्थ ऑफ एन एलिमेंट शुड बी कैलकुलेटेड लाइक दिस, टोटल एलिमेंट विड्थ इक्वल टू विड्थ प्लस लेफ्ट पैडिंग प्लस राइट पैडिंग प्लस लेफ्ट बॉर्डर प्लस राइट बॉर्डर, ऐसे निकलता है विड्थ। इसी तरह से हम लोग हाइट को निकालते हैं कि टोटल एलिमेंट हाइट प्लस टॉप पैडिंग बॉटम पैडिंग टॉप बॉर्डर बॉटम बॉर्डर, ठीक है। So the margin property also affects the total space that the box will take up on the page, but the margin is not calculated in the actual size of the box. The box's total width and height stops at the border. बॉर्डर के बाहर काम नहीं करता है, बॉर्डर के अंदर अंदर आपका बढ़ता जाएगा। तो जैसे कि ऑर्डर क्या है कंटेंट, कंटेंट के बाद क्या होता है पैडिंग, पैडिंग के बाद क्या होता है बॉर्डर। तो जब भी आप किसी एलिमेंट को बॉर्डर देते हो तो वो भी अपनी जगह ले लेता है और आपका एरिया घट जाएगा उस कंडीशन में। इसीलिए बॉर्डर के साथ ना सब्सटीट्यूट आता है आउटलाइन। तो जैसे आप फोटोशॉप पढ़ के आए हो तो आपने पढ़ा होगा बॉर्डर के 3 पोजीशन होते हैं, इन सेंटर, इनसाइड और आउटसाइड। तो आपको एलिमेंट के अंदर बॉर्डर बनाना है या एलिमेंट के दोनों मतलब एज पर बनाना है यानी कि बाहर, या फिर बीच में बनाना है। फोटोशॉप खुला है, ज़रा प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर हम एक सर्कल बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, जूम कर लेते हैं इसको अच्छे से। अब एडिट में आपने एक फीचर देखा होगा स्ट्रोक, हमें 5 पिक्सल का बॉर्डर बनाना है ब्लैक कलर में। कहाँ बनाना है सेंटर, तो इस सिलेक्शन के 2.5 पिक्सल अंदर होगा 2.5 पिक्सल बाहर होगा, ध्यान से देखना, दिखाई दे रहा है। अब मैंने फिर से इसको बोला कि मेरे को बॉर्डर अप्लाई करना है, लेकिन कहाँ सिलेक्शन के अंदर, और फिर से हम इसको बोलते हैं कि बॉर्डर हमें अप्लाई करना है कहाँ, तो 3 टाइप पता चले। तो CSS में भी हम ये कंट्रोल कर सकते हैं, तो जब आउटलाइन पढ़ेंगे तब बात करेंगे इसकी, ठीक है। तो आओ आउटलाइन को समझते हैं। तो भाई CSS जल्दी खत्म हो जाएगी, तो भाई CSS जल्दी खत्म होगी। तो यानी कि हमें फ़ायदा हो गया, हमें प्रोजेक्ट बनाने का टाइम मिलेगा। सो आउटलाइन में भी जितना बॉर्डर से आप पढ़ के आए सब कुछ वही है, ठीक है। चलिए, ऑल आउटलाइन इज अ लाइन ड्रॉन आउटसाइड ऑफ द एलिमेंट बॉर्डर, ठीक है। यानी कि बॉर्डर जो होता है वो एलिमेंट के अंदर चलता है, आउटलाइन जो होता है एलिमेंट के बाहर चलता है, इसलिए उसका साइज काउंट नहीं होता लाइक अ मार्जिन। सो दिस एलिमेंट हैज़ अ ब्लैक बॉर्डर एंड अ ग्रीन आउटलाइन विद अ विड्थ ऑफ 10 पिक्सल्स। तो हमने नीचे इसका एक एग्जांपल बनाया है। सो एन आउटलाइन इज अ लाइन दैट इज ड्रॉन अराउंड एलिमेंट्स आउटसाइड द बॉर्डर टू मेक द एलिमेंट स्टैंड आउट। तो आउटलाइन और बॉर्डर और कंटेंट, ठीक है, इस तरह से। तो यानी कि बॉर्डर के बाद में क्या आता है आउटलाइन आता है। सो आउटलाइन के अंदर वही प्रॉपर्टी जो बॉर्डर के अंदर है, जैसे बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर, बॉर्डर विड्थ एंड बॉर्डर। एक नई प्रॉपर्टी आती है ऑफसेट, यानी कि अब मैं एक एलिमेंट से बॉर्डर कितना दूर बनाना है ये भी कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है।
तो ये भी पॉसिबल हो गया। और शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी आपकी आउटलाइन आती है। सो आउटलाइन डिफर्स फ्रॉम बॉर्डर, अनलाइक बॉर्डर द आउटलाइन इज ड्रॉन द एलिमेंट बॉर्डर and may overlap other content. So also the outline is not a part of the element's dimension. The element's total width and height is not affected by width of the outline. Border affect करता है, outline affect नहीं करता है। So CSS outline style में आप देखेंगे outline में सारे वही स्टाइल वही हैं, बस क्या हो गया यहाँ पर border स्टाइल की जगह पर outline स्टाइल। चलिए यहाँ चेक करेंगे। The following example shows a different outline styles values, demonstration of different outline styles. क्लिक करेंगे यहाँ पर, सेम बॉर्डर की तरह सारी चीज़ आपको यहाँ पर भी मिलेंगी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। So none of the other properties will have any effects unless the outline style property is set. तो जैसे बॉर्डर स्टाइल लगाना मैंडेटरी है, वैसे आउटलाइन के लिए आउटलाइन स्टाइल लगाना ज़रूरी है और आपका ये काम करेगा। तो हम आउटलाइन की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। विड्थ कलर तो आपको पता ही है सारी चीज़ें, ठीक है। सो यहाँ जाएंगे, कलर को भी फिक्स करके आते हैं। चलिए आउटलाइन की सारी चीज़ें पूरी हो गई हैं। विड्थ से देखते हैं। सो अगेन यहाँ पर भी आप ऑल आउटलाइन विड्थ प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द विड्थ ऑफ द आउटलाइन एंड कैन हैव वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज, जैसे कि थिन यानी कि ये 1 पिक्सल प्रोड्यूस करता है, मीडियम 3 पिक्सल प्रोड्यूस करता है, थिक 5 पिक्सल प्रोड्यूस करता है। और हम लोग प्रॉपर्टी जो है स्पेसिफिक साइज लाइक पिक्सल, पॉइंट, सेंटीमीटर, EM किसी में भी डिफाइन कर सकते हैं। सो द फॉलोइंग एग्जांपल शोज सम आउटलाइन विद डिफरेंट विड्थ। तो जैसे आप यहाँ देखेंगे हमने थिन का इस्तेमाल किया है, यहाँ पर मीडियम है, यहाँ पर थिक है, यहाँ पर कस्टम हमने अप्लाई किया हुआ है। और आप यहाँ से जब ओपन करेंगे तो आपको अलग अलग अब दिखाई देंगी इसके अंदर चीज़ें। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने एक बॉर्डर भी अप्लाई कर रखा है, ठीक है। बॉर्डर कितना है 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ये क्यों डाला था, ताकि ये समझ में आए कि बॉर्डर के बाहर आउटलाइन चलती है, ठीक है, इसलिए डाला हुआ है। बात करेंगे आउटलाइन कलर। सो यहाँ पर भी आप हेक्स, RGB, HSL कुछ भी आप चला सकते हो। और एक इन्वर्ट प्रॉपर्टी रहती है, परफॉर्म अ कलर इन्वर्जन विच एंश्योर दैट द आउटलाइन इज विजिबल रिगार्डलेस ऑफ द कलर बैकग्राउंड। अब मान लो कि आपका बैकग्राउंड कलर रेड है और आपने बॉर्डर के अंदर आउटलाइन के अंदर भी रेड कलर डाल दिया, तो हम लोग एक नई प्रॉपर्टी डाल सकते हैं इन्वर्ट। इन्वर्ट क्या करेगा, जो भी बैकग्राउंड के साथ कलर होगा उससे अपोजिट हो जाएगा खुद से। जैसे वाइट का ब्लैक अपोजिट क्या होता है, ब्लैक। रेड का अपोजिट क्या होता है, सियान। पता है नहीं पता है? आप यहाँ जाके अगर रेड कलर डालोगे कि भाई मेरे को रेड कलर बनाने का है, तो 255 लिखोगे और हमने इसको फिल कर दिया इस तरह से। तो जैसे आप इन्वर्ट करोगे, है ना, तो फोटोशॉप में Ctrl+I जो कमांड दी जाती है वो इसलिए दी जाती है कि हम सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं भी किस कलर पे कौन सा टेक्स्ट ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो जब रेड की बात करो तो उसके ऊपर सियान से लिखो, सबसे बढ़िया दिखेगा। बाकी और किसी कलर पे क्लैरिटी नहीं आएगी। तो कलर का उल्टा इस्तेमाल करते हैं। तो कभी भी कलर स्कीम समझना है तो इन्वर्ट कर दो और बिंदास चलाओ, उससे बढ़िया कॉम्बिनेशन कुछ नहीं हो सकता। किसी से पूछना नहीं, बाजू वाले से भाई बताना कौन सा कलर अच्छा लगेगा। फोटोशॉप में इनबिल्ट फीचर है। चलिए
तो ट्राई करेंगे यहाँ से आउटलाइन कलर। तो यहाँ पर हम लोग ग्रे अप्लाई करें, यहाँ ब्लू है, यहाँ रेड है। आप ट्राई करके देखें, आपके काम करें सारे कलर, और आउटलाइन के सब बाहर चल रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ देखें हेक्स वैल्यू, तो हम लोग यहाँ पर हेक्स कोड डाल सकते हैं और इसका आउटपुट ये आपका अवेलेबल है और आप चेक कर सकते हैं ये। सिमिलरली आप यहाँ से RGB कलर में ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए RGB के कोड्स हैं यहाँ पर, और HSL, ठीक है, ये आपका HSL हो गया। सो हमने यहाँ पे भी एक प्रॉपर्टी पढ़ी, वो क्या है, इन्वर्ट, ठीक है। चलो इन्वर्ट के साथ ट्राई करके देखते हैं क्या काम करता है। सो हम बिल्कुल फर्स्ट वाले एग्जांपल में आ जाते हैं, और यहाँ पर जाके हमने आउटलाइन कलर क्या रखा, रेड, और हम यहाँ से एक लिखते हैं बॉडी, बैकग्राउंड क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं। तो बाकी तो दिख जाएंगे, ये नहीं दिखेगा। चलो चला के देखो, तो ऐसा लग रहा है जैसे हमने सिर्फ इस पे बॉर्डर डाला है लेकिन आउटलाइन नहीं डाला, क्योंकि रेड रेड में मर्ज हो गया। तो चलिए यहाँ पर हम लोग कलर को क्या लिखें, इनवर्ट, ठीक है। तो आप देख रहे हो हमारी थिकनेस डबल हो गई उसके अंदर। अगर मैं इसको कमेंट कर दूं ऊपर वाली लाइन को, तो क्या देखते हो, आ गया अपना आप। तो अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पर इसके पेरेंट के पास जो है ब्लैक कलर है, तो इसलिए ब्लैक कलर से आ रहा है। अगर इसको वाइट कलर होगा तो ये वाइट कलर से आएगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पेरेंट से कलर उठाता है अपना, तो आपका आउटलाइन कभी गायब नहीं होगा। तो जैसे मैं अगर यहाँ पर जाके ब्लू पे लिख दूँ इन्वर्ट, अच्छा बॉर्डर में ट्राई मत करना, बॉर्डर में नहीं चलता है, सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन में ही काम करेगा। तो इसको पहले जैसा कर देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल पर आइए। ये हमने देख लिया सारा HSL तक। इसके बाद क्या हमारा शॉर्ट हैंड। सो आउटलाइन विड्थ, आउटलाइन स्टाइल मैंडेटरी होता है, आउटलाइन कलर, तो यानी कि आपने लिखा आउटलाइन डैश और रेड कलर में होनी चाहिए। आउटलाइन 5 पिक्सल सॉलिड येलो होना चाहिए। आउटलाइन थिक, रिज और पिंक होना चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह से आपकी सारी चीज़ें काम करेंगी इसके अंदर। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा कलर क्या होता है, ब्लैक। तो ये स्टाइल देना ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं आउटलाइन स्टाइल क्या है, डैश, ठीक है। तो आप सॉलिड लिखो, ग्रूव लिखो, रिज लिखो, इनसेट लिखो, आउटसेट लिखो, डबल लिखो, डॉटेड डैश, जो चलाना है चलाओ, लेकिन ये चाहिए। कलर अपने आप आएगा बाय डिफ़ॉल्ट, जो बॉडी का डिफ़ॉल्ट कलर होता है। बाकी जैसे हम लोग दूसरे एग्जांपल में कलर भी देख रहे हैं, हमने कलर लिख के डाला है। तीसरा एग्जांपल हम लोग थिकनेस भी डाल रहे हैं, और फोर्थ एग्जांपल में हम लोगों ने स्टाइल को भी चेंज किया है इसके अंदर। नेक्स्ट ऑफसेट। ऑफसेट की हेल्प से हम बॉर्डर में डिस्टेंस क्रिएट करते हैं। एलिमेंट या बॉर्डर अगर आपने डिफाइन किया तो बॉर्डर और आउटलाइन में गैप बनेगा। सो द आउटलाइन ऑफसेट प्रॉपर्टी एड्स स्पेस बिटवीन एन आउटलाइन एंड द एज या बॉर्डर ऑफ एन एलिमेंट। द स्पेस बिटवीन एन एलिमेंट and its outline is transparent. So the following example specifies an outline 15 pixel outside the border edge. So हमने क्या लिखा है, पैराग्राफ, मार्जिन 30 पिक्सल्स, बॉर्डर 1 पिक्सल, आउटलाइन 1 पिक्सल रेड कलर में, और डिस्टेंस कितना होगा बॉर्डर और लाइन में 15 पिक्सल का। जरा चलाइए, डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो हम लोग बॉर्डर को यानी कि लुक लाइक एंड यूजर के लिए बॉर्डर है, हमें पता है कि हमने दो चीज़ें लगा रखी हैं, बॉर्डर एंड आउटलाइन, और हम उसमें गैप भी बना पा रहे हैं इजीली। इसी तरह से आप यहाँ पर देखेंगे दूसरा एग्जांपल। द फॉलोइंग एग्जांपल शोज दैट द स्पेस बिटवीन एन एलिमेंट एंड इट्स आउटलाइन इज ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो आपने जैसे बैकग्राउंड कलर डाला तो वो एलिमेंट के अंदर है, ना कि एलिमेंट के बाहर, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, क्योंकि मार्जिन या पैडिंग जो होते हैं ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पर आपका इस एरिया में कोई भी कलर कॉल नहीं होगा, ठीक है, एलिमेंट के अंदर आपको दिखाई देगा। सो मेरे ख्याल से आज के लिए हमारा आउटलाइन तक का हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में लोग डिस्कस करेंगे CSS की प्रॉपर्टी।